नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे फ्लड एंड ड्रॉट जो टॉपिक है यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के सिलेबस में, उसको यहाँ पे हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों फ्लड एंड ड्रॉट टॉपिक में आज हम लोग फ्लड के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फ्लड होती क्या है, उसके रीजन्स क्या हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं फ्लड होने का इंडिया में स्पेसिफिकली, और फ्लड अफेक्टेड एरिया देखेंगे और इम्पैक्ट ऑफ फ्लड देखेंगे और कैसे फ्लड को टैकल कर सकते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो फ्लड के बारे में दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों फ्लड होती क्या है, तो फ्लड का जनरल मतलब है यहाँ पे सबमर्जेंस ऑफ एरिया। ठीक है, तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर जब होती है तो हमारा एरिया सबमर्ज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लड। फ्लड जनरली टेम्परेरी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। मान लो सबमर्जेंस ऑफ एरिया, जैसे डैम आप बनाओगे सबमर्ज हो जाएंगी एरिया, तो उसको हम फ्लड नहीं बोलेंगे। फ्लड यहाँ पे टेम्परेरी होती है, यानी कि जो एरिया सबमर्ज होती है कुछ दिनों के लिए होती है, उसको हम लोग फ्लड बोलते हैं। तो फ्लड मेनली आप देख सकते हो रिवर फ्लड भी हो सकती हैं, जो रिवर के ओवरफ्लो से होती हैं, या डैम के टूटने से हो सकती है, या साइक्लोनिक आया हुआ एक्टिविटीज़, इंटेंस रेनफॉल हुए हैं उसकी वजह से भी हो सकती हैं, या ओशियन की स्टॉर्म्स हुए हैं उसके वजह से भी फ्लड हो सकते हैं। तो फ्लड हमारे बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में दोस्तों जो मेनली फ्लड होता है वो मानसून की बर्स्ट की वजह से होता है। यानी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मानसून बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप देखोगे वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है बहुत ही कम समय में, उसके वजह से मेनली फ्लड आते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के भी फ्लड आते हैं। जैसे गुजरात में, सदर्न गुजरात में आप देखोगे तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ से भी यहाँ पे फ्लड आते हैं। और हाँ, एक मिनट मैप देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे जनरली आप मानसून के बहुत ज़्यादा बारिश होने से फ्लड आते हैं। जैसे असम में आप देखोगे या नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से यहाँ पे जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे फ्लड आती है। इसके अलावा उत्तराखंड में आप देखोगे, उत्तराखंड में एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी फ्लड आते हैं कभी कभी, और मानसून के भी बहुत ज़्यादा बारिश होने से भी फ्लड आते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में मानसून के चलते आते हैं, उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मानसून की वजह से आते हैं। और गुजरात में आप देखोगे, गुजरात में तो यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी से भी आते हैं यहाँ पे सदर्न गुजरात में। लेकिन वेस्टर्न घाट में आप देखोगे तो यहाँ पे मानसून की वजह से आते हैं। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इंटेंस बारिश होती है, और यहाँ पे रेनफॉल की जो पैटर्न है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यानी कि इंक्रीज का मतलब है यहाँ पे कि ईयर बाय ईयर वेस्टर्न रेनफॉल में यहाँ पे मानसून की जो बारिश है वो बढ़ रही है। तो इसकी वजह से फिर सडन बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे कर्नाटका और केरला के रीजन में यहाँ पे बारिश यहाँ पे फ्लड आते हैं। इसके अलावा आप ईस्टर्न इंडिया की बात करोगे दोस्तों, यहाँ पे मानसून की वजह से जनरली यहाँ पे नहीं आते हैं। तमिलनाडु में विंटर मानसून की वजह से आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यहाँ पे खासकर भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पे साइक्लोनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है बहुत ही कम समय में, तो यहाँ पे फ्लड आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में मेनली फ्लड आने के क्या रीज़न है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, मानसून का अनसर्टेन होना, ठीक है, इंटेंस बारिश होना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, और साइक्लोनिक एक्टिविटीज़, दोनों के कारण यहाँ पे फ्लड आते हैं इंडिया में। ठीक है, तो और इसके रीजन की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो मेनली रीजन क्या होती है, हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल किसकी वजह से हो सकती है, इसकी वजह से आप क्लाइमेट चेंज को भी आप ठहरा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज वजह से हमारा जो मानसून है वो अनसर्टेन है। कभी क्या होती है, एक ही टाइम में किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है, और कभी वहाँ पे बारिश, किसी एरिया में बारिश होती ही नहीं है तो वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। तो फ्लड एंड ड्रॉट एक ही टाइम पे आते हैं, इंडिया में देखने को मिलते हैं। वो हमारा हैवी रेनफॉल या मानसून की अनसर्टेन की वजह से होता है, और ये हमारा सब क्लाइमेट चेंज या अदर फैक्टर को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फ्लड एरिया है, रिवर की जो फ्लड जो रूम है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। अब देखो रिवर है, रिवर के आसपास वाली एरिया क्या करती है, फ्लड जब आती है तो उसको यूज करती है रिवर अपने को एडजस्ट करने के लिए, पानी को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, और यहाँ पे इंक्रोचमेंट फैल जा रहा है। तो रिवर की जो फ्लड एरिया है उनका इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट या इंडस्ट्रीज या बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे रिवर के पास स्पेस ही नहीं है जो अपना फ्लड का पानी है उसको एडजस्ट कर पाए।
तो इसकी वजह से क्या होती है, वो ह्यूमन सेटलमेंट की ओर ओवरफ्लो हो जाती है और हमारा फ्लड आता है। इसके लिए आप देखोगे दोस्तों अनसाइंटिफिक जो माइनिंग होती है, जैसे हिल एरिया में स्पेसिफिकली आप देखो वेस्टर्न घाट में जो माइनिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रही है कि वहाँ पे इरोजन एक्टिविटीज बढ़ जा रही है। देखो माइनिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा, वहाँ की सॉइल लूज होंगी, सॉइल जब लूज होंगी तो बारिश होंगी तो सॉइल बह के नदी में चली जाएगी और नदी की रिवर बेड क्या होंगी, वो उथला हो जाएगा। रिवर बेड वहाँ पे जब उथला हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएंगी, ओवरफ्लो होंगी और वहाँ पे फ्लड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे रिवर जो नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी वहाँ पे जाम कर देगी। तो इसकी वजह से भी अनसाइंटिफिक जो माइनिंग है नॉर्थ ईस्ट रीजन में और वेस्टर्न घाट में, उसकी वजह से सॉइल लूज हो रहे हैं और लूज होने के चलते यहाँ पे रिवर बेड है वो जाम हो जा रहा है, चोक हो जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अर्बन फ्लड की बात करें तो अर्बन फ्लड में यहाँ पे जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पुअर है। आप देखोगे मुंबई में 1-2 दिन कंटिन्यूस बारिश होती है तो पूरी मुंबई में आप देख सकते हो पूरा जाम हो जाता है, यानी वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है। वैसे ही चेन्नई कर्नाटका में भी देख सकते हो, तो उसके लिए अनप्लान कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम के पुअर डिजाइनिंग बोल सकते हो। इसके अलावा पॉल्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉल्यूशन से ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाता है और वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वहाँ पे जो क्लीनिनेस होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो चोक हो जाती है और हमारा फ्लड आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों डिफॉरेस्टेशन को भी आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, क्योंकि सॉइल इरोजन होती है डिफॉरेस्टेशन चलते हैं। और मिसमैनेजमेंट डैम वाटर, अब देखो मिसमैनेजमेंट डैम वाटर से कैसे फ्लड होता है। जनरली अभी पुराना थिंकिंग क्या है दोस्तों, डैम हमारा किस लिए हम लोग स्टोर करते हैं पानी को, क्योंकि वो समर जैसे मानसून के बाद हमारा विंटर या अदर जो टाइम है उसके लिए हमारा पानी को यूज़ किया जा सके। तो अभी डैम मैनेजर क्या करता है कि जब हमारी बारिश होती है तो उस समय क्या करता है कि डैम की फाटक तब तक नहीं खोलता जब तक पूरी डैम भर नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होने वाली है तो बारिश होने से पहले वहाँ पे डैम को एम्प्टी कर देना चाहिए, क्योंकि बारिश यहाँ पे सिर्फ डैम वाटर को कंजर्व करने के लिए नहीं है, यहाँ पे फ्लड को मैनेज करने के लिए डैम को यूज करना चाहिए। तो बारिश जब होने वाली है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो डैम को यहाँ पे एम्प्टी कर देना चाहिए, जिससे क्या होती है कि बारिश जब होगी तो डैम में स्टोर हो जाएगी और धीमे धीमे पानी को यहाँ पे जो होगी ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाएगी। ठीक है, तो डैम वाटर का यहाँ पे अच्छे से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से फ्लड हो रहा है। तेरह दोस्तों यहाँ पे जो कॉजेज हैं इंडिया में मेनली फ्लड होने का वो हमारा है। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट की बात दोस्तों, तो टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। अब केरला का ही ले लो, तो केरला में फ्लड रिसेंटली 2018-2019 में दोनों बार आए थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ्लड आए थे। और उत्तराखंड में अब देखो कि फ्लड आए थे, उसके वजह से आप देख सकते हो वहाँ पर जो टूरिज्म जो सेक्टर है वेल डेवलप्ड है। यानी केरला में भी उत्तराखंड में भी अब टूरिज्म सेक्टर बहुत ही वेल डेवलप्ड थी, लेकिन फ्लड आने के बाद वहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है बहुत ही बैडली इम्पेक्टेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे डर बन गया टूरिज्म को वहाँ पे जाने के लिए कि बहुत ज़्यादा फ्लड आती है, हम वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाइफ है, कैटल की लाइफ लॉस होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज होती है। रोड, रेलवेज, हाईवेज जो भी होती है यहाँ पे उसकी डैमेज होती है, ये हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। इसके अलावा दोस्तों साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसके बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है। स्पेशली आप चिल्ड्रेन ह्यूमन की बात करो, बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है फ्लड के बारे में और वो टेंशन में, स्ट्रेस में जीने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीननेस की प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे जमा हो जाता है और ये यहाँ पे मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको कैसे साफ़ किया जाए। यदि साफ़ नहीं हो कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीजेज होने लगती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा, ये सब फैलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इस रहा दोस्तों इम्पैक्ट फ्लड का। ठीक है, अब देखो फ्लड का हम लोग रीजन भी देख लिए, इम्पैक्ट भी देख लिए, अब हम लोग फ्लड की मैनेजमेंट कैसे करें। तो फ्लड की मैनेजमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे मेनली हमारा फ्लड की इसलिए हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से और दूसरा यहाँ पे मिस मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, तो मिस मैनेजमेंट को भी सुधारना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज यदि हो रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज को तो आप जनरली रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो मैनेजमेंट टेक्निक है उसको यहाँ पे ला सकते हो। तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट जो टेक्निक है उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं फ्लड को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होंगी कि बेस्ट अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करें। अब देखो बेस्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे,
देखो हमारे पास अभी सैटेलाइट का यूज हम कर सकते हैं फ्लड को मैपिंग करने के लिए, ठीक है। तो फ्लड हजार्डस जो मैपिंग है उसको टेक्निक करके हम ये पता लगाए सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे फ्लड आती है जनरली, ठीक है। प्रिसाइज डिसीजन हमारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे फ्लड आती है। तो सैटेलाइट की हम डेटा की यूज कर सकते हैं, फ्लड हजार्डस मैपिंग करेंगे सबसे पहले कि कहाँ कहाँ फ्लड आती है, फिर वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि किस टाइप की फ्लड आती है, कब फ्लड आती है, कितनी फ्लड हो सकती है। तो सारे कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन रहेगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो डिसीजन हम करेक्ट ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा और फ्लड हजार्ड मैपिंग करनी पड़ेगी पूरे इंडिया में। फिर देखो इसके बाद भी रिलायबल वेदर फॉरकास्टिंग हमारा टेक्निक को और रिलायबल बनाना पड़ेगा। अभी क्या होती है आईएमडी फोरकास्ट करती है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और कभी कभी क्या होती है मान लो बारिश नहीं हुई, तो मान लो यहाँ पर डैम मैनेजर है, डैम मैनेजर को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आपके पास इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि आप डैम पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो डैम मैनेजर मान लो इसको एम्प्टी कर दिया डैम को, लेकिन बारिश उतनी नहीं हुई तो आधा ही पानी डैम में रह गया, ठीक है, भरा नहीं पूरा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हमें रिलायबल वेदर फॉरकास्टिंग होनी चाहिए। उसकी वजह से हम डैम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं या अदर हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने को मैनेज कर सकते हैं। फिर देखो रोबस्ट मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया। अभी देखो रिवर की जो कैचमेंट एरिया है उसको इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो रिवर के जो अपना फ्लड एरिया है, कैचमेंट एरिया है, उसको प्रॉपर उसको स्पेस मिले, उसके लिए रोबस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेफ्टी डैम कोड के एक मैनुअल जो पुराने हमारे अंग्रेजों ज़माने की जो मैनुअल है डैम को मैनेज करने के लिए, उसको चेंज करके अभी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको थोड़ा चेंज करके अच्छे से करना पड़ेगा, जिससे जो अभी जो पुरानी एटीट्यूड है कि डैम पूरा भर जाएगा फिर हम उसको एम्प्टी करेंगे छोड़ेंगे, ये एटीट्यूड गलत है। क्योंकि हमारे पास रिलायबल वेदर फॉरकास्टिंग भी है, बारिश जब होने वाली है उससे पहले आप डैम को एम्प्टी कर दो, ठीक है, इतना एम्प्टी कर दो कि कुछ दिन तक पानी वहाँ पर जमा रह जाए और धीमे धीमे पानी को हम छोड़ सकें, ठीक है। तो बफर एरिया भी रिवर के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी और इंटरमीडिएटरी स्टोरेज की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े डैम बना जाए, छोटे छोटे रिवर डैम भी, चेक डैम भी बना सकते हैं, और यहाँ पे माइक्रो लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो माइक्रो लेवल प्लानिंग, खेत के पानी खेत में ही रहेगा, घर का पानी घर में ही रहेगा, ठीक है, विलेज का पानी विलेज में रहेगा, शहर का पानी शहर में रहेगा। तो इस तरह से माइक्रो लेवल की यदि प्लानिंग करेंगे तो हमारा फ्लड को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल किए जा सकते हैं। तेरा दोस्तों फ्लड मैनेजमेंट की टेक्निक। तो फ्लड में इतना ही दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस किए कि फ्लड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो मेथड है फ्लड मैनेजमेंट का वो भी हम लोग देखें, और इम्पैक्ट देखें फ्लड का। इसके अलावा रीजन्स भी देखें कि कौन कौन सी रीजन्स हैं जो फ्लड के लिए आने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एरिया भी देखें कहाँ कहाँ पे फ्लड हमारी आती है इंडिया में, और फ्लड होते क्या हैं ये सारा देखें। दोस्तों यूएन की रिपोर्ट क्या बोलती है कि पुअर प्लानिंग जो होती है अर्बन एरिया में, इंडिया में स्पेशली इंडिया की बात हो रही है, यूएन रिपोर्ट इंडिया में क्या बोलती है कि पुअर प्लानिंग जो होती है अर्बन एरिया में, उसके चलते हर साल इंडिया को 3% जीडीपी की लॉस होती है, ठीक है। पुअर प्लानिंग की वजह से जीडीपी की लॉस 3% हो रही है यूएन के अकॉर्डिंग। देखो यदि अच्छे से हम अर्बन प्लानिंग करते हैं तो जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है 3% जीडीपी जो लॉस हो रहे हैं, यदि उसका भी स्पेशल यूज करें तो हमारा फ्लड को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया में अभी क्या है कि गवर्नमेंट क्या ध्यान देती है, गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देती है कि फ्लड एरिया जहाँ पर गया वहाँ कंपनसेशन देने की ध्यान देती है। जो यहाँ पे मनी जो वेस्ट करती है या खर्च करती है वो हमारा कंपनसेशन पे कि उसको मुआवजा दे दो उस पर खर्च करती है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लॉन्ग रन के जो सलूशन चाहिए वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना ईगरनेस नहीं दिखाती है, सिर्फ कंपनसेशन पे ध्यान देती है, शॉर्ट रन पे यहाँ पे ध्यान देती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉन्ग रन जो प्लानिंग करे वो करे। कंपनसेशन तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे है, लेकिन हमेशा हर साल यहाँ पे बारिश होती है और सेम जगह पे बारिश होती है, ऐसा नहीं। आप देखोगे कि असम में हर साल बारिश होती है और पहले से पता होता है कि यहाँ पे बारिश होती है, फिर भी उसके रोकथाम के लिए कोई भी यहाँ पे जो ठोस कदम है वो नहीं लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और लॉन्ग रन के लिए हमें फ्लड मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक करनी पड़ेगी। तेरा दोस्तों आज का वीडियो फ्लड के बारे में, आई होप दोस्तों यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा, और कुछ सजेशन या कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।